हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल लिटरेसी यूट्यूब चैनल। लीगल लिटरेसी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप एक औरत हैं और कहीं भी आप काम करती हैं, चाहे ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर हो, चाहे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर हो, या फिर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, या फिर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, तो आपने बहुत सारी मुश्किलों का सामना किया होगा। कई तरह के हरासमेंट्स आपके सामने आए होंगे वर्क प्लेस पे। उनमें से एक सेक्सुअल हरासमेंट भी होगा। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से बचाव कैसे करें। ठीक है, जो आपके वर्क प्लेस पे सेक्सुअल हरासमेंट होते हैं उससे उसके अगेंस्ट आपके पास रेमेडी क्या है। तो फ्रेंड्स, आपने इस एक्ट का नाम तो ज़रूर सुना होगा, जिसको कि पॉस एक्ट बोलते हैं, POSH एक्ट, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013। इसके बारे में कंप्लीट बात करेंगे फ्रेंड, कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। जैसा कि आप सामने देख रहे होंगे, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013, इसके बारे में हम बात करेंगे। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध और प्रतितोष अधिनियम 2013, इसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स देखते हैं कि इसके बारे में हम ये जानते हैं कि ये एक्ट आया कैसे। ठीक है, इसकी शुरुआत कैसी, इवोल्यूशन कैसे हुआ इसका। तो इवोल्यूशन हुआ फ्रेंड्स कि एक केस था 1997 में, एक लैंडमार्क जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का, वो विशाखा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान एंड अदर्स 1997। इसमें एक जजमेंट आया था, एक मामला गया था सुप्रीम कोर्ट के पास। जो आपने नाम सुना होगा, एक भंवरी देवी नाम की औरत थी, जो राजस्थान की एक दलित महिला थी, जो कि एक NGO से जुड़ी हुई थी, और उस NGO से जुड़ी हुई थी और NGO में वो चाइल्ड मैरिजेस के प्रैक्टिस को वो डिस्करेज करने के लिए वो काम कर रही थी कि चाइल्ड मैरिज की प्रैक्टिसेस को ख़त्म किया जाए। तो इसकी वजह से गांव में उनके बहुत सारे विरोध हुए और लोगों ने उनके उत्पीड़न किए। तो उत्पीड़न करने के बाद जब उनके पास मामला गया, उनका मामला जब कोर्ट में गया, तो कोर्ट में जो उनके उत्पीड़न करने वाले लोग थे, कोर्ट ने उनको एक्विट भी कर दिया। तो जब एक्विट कर दिया तो सुप्रीम कोर्ट के पास एक पिटीशन डाली गई, रिट पिटीशन डाली गई। उसमें आया विशाखा, एक NGO का नाम था जिसने एक रिट डाला था, तो विशाखा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। और इसमें सुप्रीम कोर्ट को लगा, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को समझा कि वर्क प्लेस पे जो औरतें हैं, जो महिलाएं हैं, उनका जो यौन उत्पीड़न होता है उसको कॉम्बैट करने के लिए कोई कानून वैसा है नहीं। ठीक है, तो इस केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्शन दिया इस केस के बाद यूनियन ऑफ इंडिया को, यूनियन गवर्नमेंट को, कि एक लॉ बनाए फॉर कॉम्बैटिंग वर्क प्लेस सेक्सुअल हरासमेंट। ठीक है, वर्क प्लेस सेक्सुअल हरासमेंट को कॉम्बैट करने के लिए एक लॉ बनाए और साथ में एक गाइडलाइंस इशू किए जिसका नाम था विशाखा गाइडलाइंस। उसको विशाखा गाइडलाइंस ही बोलते हैं, जो कि लॉ की तरह ट्रीट किया जाता था। जब तक कि ये पॉस एक्ट नहीं बना था तब तक इस गाइडलाइंस को ही लॉ की तरह ट्रीट किया जाता था अंडर आर्टिकल 141 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब आर्टिकल 141 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है कि 141 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जजमेंट को हर कोर्ट पे बाइंडिंग करता है। तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने जो इसमें विशाखा गाइडलाइंस दे दिया, तो ये ऑटोमेटिकली एक लॉ की तरह फंक्शन करने लगा। तो फिर उसके 16 साल के बाद 1997 में ये जजमेंट आया और उसके 16 साल के बाद यूनियन गवर्नमेंट ने पॉस एक्ट लाया। यूनियन गवर्नमेंट का ये एक्ट आया जिसका नाम था सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013। तो ठीक है, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध और प्रतितोष अधिनियम 2013। अब इसके बाद क्या बात करेंगे, इसके बाद हम बात करेंगे कि इस जो ये एक्ट है इसमें है क्या क्या, इसमें किस तरह से महिलाओं को ये अधिकार मिलता है। तो बात करते हैं फ्रेंड्स कि अगर महिलाओं का जो सेक्सुअल हरासमेंट होता है कहीं भी वर्क प्लेस पे, तो ये वायलेटिव ऑफ द आर्टिकल्स हैं फंडामेंटल राइट्स के। ठीक है, ये आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 19(1)(g) एंड आर्टिकल 21 का वायलेशन है। अब कैसे है, आर्टिकल 14 क्या कहता है, आर्टिकल 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो इसमें औरतों और मर्दों को इक्वलिटी
बिफोर लॉ की जहाँ तक बात हो रही है तो सेक्सुअल हरासमेंट औरतों का हो रहा है, तो इक्वलिटी नहीं रही यहाँ पे। आर्टिकल 15 कहता है कि नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, और भी बहुत सारे बेसिस हैं कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है, लेकिन उसमें सेक्स भी है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, औरतों के साथ जो सेक्सुअल हरासमेंट किया जा रहा है उनका ये डिस्क्रिमिनेशन है। फिर 19(1) जो है ये आपको कहता है कि आपके पास ये राइट है कि यू कैन प्रोफेस, किसी भी तरह का कोई भी प्रोफेशन ऑक्यूपेशन आप प्रोफेस कर सकते हैं, ये इससे भी आपको रोका जा रहा है इसमें सेक्सुअल हरासमेंट से। और आर्टिकल 21 तो राइट टू लाइफ है, लाइफ एंड लिबर्टी, ये आपका वायलेशन हो ही रहा है। तो इसके बाद आता है फ्रेंड्स कि पॉस एक्ट में आपको रेमेडी क्या क्या मिली है। बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, लेकिन सारी बातें हम नहीं करेंगे, हम तो मेन बात करेंगे जो भी हमारी बात औरतों के लिए, जो महिलाओं के लिए सही है, जो उनके लिए प्रैक्टिकल अप्रोच होना चाहिए, ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो पॉस एक्ट में क्या कहता है? सबसे पहले पॉस एक्ट में कहता है कि ऑल ऑफिसेज विथ 10 और मोर एम्प्लॉयज़ टू हैव एन इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, यहाँ कंप्लेंट है, ठीक है, वो नहीं है पी पढ़ना आप, कंप्लेंट कमेटी टू एड्रेस ग्रीवांसेज इन स्टिपुलेटेड टाइम और फेस पेनाल्टी। अब यहाँ पे कहता है कि कोई भी कंपनी जिसमें 10 या 10 से अधिक एम्प्लॉई हैं, उनके अंदर एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी होनी चाहिए जो कि एक तय समय में, ठीक है, तय समय सीमा में जो ग्रीवेंसेस हैं वुमेन्स के, उनको एड्रेस करे, ठीक है। अगर ऐसा नहीं करता है तो पेनल्टी उनको लगेगी। अब इंटरनल कंप्लेंट कमेटी के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि इंटरनल कंप्लेंट कमेटी में फ्रेंड्स 4 मेंबर्स होंगे, ठीक है। 4 मेंबर्स में मिनिमम 2 वुमेन होनी चाहिए। अब चेयरपर्सन जो उसका होगा वो उसको वुमेन होना है। 2 एम्प्लॉयज़ होंगे जो मेंबर होंगे, प्रेफरेबली विद नॉलेज ऑफ लॉ एंड सोशल कॉज। उनके पास अगर लॉ का नॉलेज है और सोशल कॉज का नॉलेज है तो बेस्ट है, ठीक है। इसके बाद एक एक्सटर्नल एम्प्लॉय होगा, एक्सटर्नल मेंबर होगा, वो मेंबर NGO से आ सकता है। फिर यहाँ पे आता है कि केसेस शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ बाय इन हाउस कंप्लेंट कमेटी विद इन 90 days, फेलिंग विच अ पेनल्टी विल बी इम्पोज्ड, ठीक है, ये समझ गए। यहाँ पे फिर आता है कि रिपीटेड नॉन कंप्लायंस ऑफ द प्रोविजंस ऑफ लॉ कैन इवन लीड टू कैंसिलेशन ऑफ लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कि रिपीटेड नॉन कंप्लायंस हो रहा है इस प्रोविज़न का, मतलब उसके यहाँ इंटरनल कमेटी नहीं है, इसके यहाँ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस होते जा रहा है, तो ये कारण बनेगा उनके लाइसेंस के कैंसिलेशन का और रजिस्ट्रेशन के कैंसिलेशन का। ये भी हो सकता है, उनको पेनल्टी मिल सकती है। एम्प्लॉयर अगर नहीं करता है, ये किसी भी तरह की अपनी ड्यूटीज़ को वायलेट करता है तो 50,000 रुपीज़ का उस पर फाइन लग सकता है। अब सेक्सुअल हरासमेंट अगर आप करते हैं, वहाँ पे कंप्लेंट किया जाता है। कंप्लेंट करने के बाद अगर आप पाए जाते हैं कि सेक्सुअल हरासमेंट आपने किया है, तो एक्यूज्ड जो है, एक्यूज्ड को क्या क्या कंसिक्वेंसेज होंगे, उसको क्या मतलब वो मिलेगा, ठीक है, क्या सज़ा मिलेगी। तो सज़ा फ्रेंड्स यहाँ पे कोई ऑफेंस का पनिशमेंट जो हमारे कानून की किताबों में लिखा है, IPC में लिखा है या फिर किसी भी और पेनल प्रोविजंस में लिखा है, वो पनिशमेंट यहाँ नहीं है। वो पनिशमेंट आगे अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, मान लो आप किसी औरत का, किसी महिला का सेक्सुअल एब्यूज़ हो रहा है, सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है, ठीक है, आउटरेजिंग ऑफ मॉडेस्टी हो रहा है, 354 या 509 या फिर कोई भी ऐसा सेक्शन लग रहा है उसके ऊपर, ठीक है, तो वो आप क्रिमिनल केस भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो आपकी कमेटी है वो क्या करता है कि टर्मिनेटेड फ्रॉम हिज सर्विस, कोई भी एक्यूज्ड है वो उसको एक सर्विस से टर्मिनेट किया जा सकता है, उसके प्रमोशन को विड्रॉल किया जा सकता है और उसके इंक्रीमेंट ऑफ पेमेंट को विड्रॉल किया जा सकता है। यहाँ पे एक और चीज़ है फ्रेंड्स, यहाँ पे एक्यूज्ड को ये पनिशमेंट मिल जाता है, ठीक है। लेकिन अगर कंप्लेनेंट ने अगर कोई फॉल्स केस फाइल किया विद मैलिशियस इंटेंट, उसको भी सेम पिनल प्रोविज़न को मतलब फेस करना पड़ेगा जो कि एक्यूज्ड के लिए लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपने गलत कंप्लेन किया है तो आपको सर्विस से टर्मिनेट किया जा सकता है, आपके प्रमोशन को विड्रॉल किया जा सकता है, इंक्रीमेंट ऑफ पेमेंट को विदहोल्ड किया जा सकता है। आगे आते हैं, अब थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं पॉस एक्ट का। मेन चीज़ हमने देख लिया कि पॉस एक्ट में होता क्या है। पॉस एक्ट में सबसे पहले एक कमेटी होती है, इंटरनल कमेटी,
उस पर आप क्या करते हैं, उसमें जाते हैं और उसमें कंप्लेंट करती है, जिस महिला के साथ हरासमेंट हो रहा है वो कंप्लेंट करती है। अगर कंप्लेन का जो निपटारा टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड में निपटारा होता है। निपटारा होने के बाद अगर एक्यूज्ड दोषी पाया जाता है तो एक्यूज्ड को ये कंसिक्वेंसेस फेस करने होते हैं जो उसमें लिखा हुआ है, ठीक है, जिसके बारे में हमने बात किया। लेकिन अगर किसी महिला ने गलत आरोप लगाया है तो गलत आरोप लगाया विद मैलिशियस इंटेंशन, ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ वो एक्विट हो गया, उसको दोष मुक्त पाया गया तो महिला के साथ कुछ वो मतलब उसको पनिशमेंट किया जाएगा। ये अगर साबित हो गया कि उसका इंटेंशन गलत था, कानून में यही होता है फ्रेंड्स कि किसी भी कहीं भी हमारे किसी भी कानून में कि अगर आपने किसी पे आरोप लगाया, किसी पे एफआईआर भी किया, किसी पे केस भी फाइल किया, अगर वो एक्विटल उसका हो गया तो आपको सज़ा तब मिलेगी जब वो ये प्रूफ कर दे कि आपका इंटेंशन ही गलत था, आपने गलत केस जानबूझ के किया है, ठीक है। तो इसमें भी यही चीज़ है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं। ओवरव्यू है कि जुरिस्डिक्शन और एप्लीकेबिलिटी की बात करते हैं तो होल ऑफ इंडिया पे एप्लीकेबल है ये एक्ट। इस एक्ट में 8 चैप्टर्स हैं, 30 सेक्शंस हैं, ठीक है। ये सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस को कवर करता है, सिर्फ वर्क प्लेस के सेक्सुअल हरासमेंट को ये कवर करता है। ये जेंडर न्यूट्रल नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ वुमेन को ही रिलीफ मिलता है, ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ही सेक्टर में ये काम करता है, ठीक है। और इसमें एक बहुत अच्छा जो प्रोविज़न हमने बात किया पहले उसको बनाया गया है कि पनिशमेंट फॉर फॉल्स और मैलिशियस कंप्लेंट एंड फॉल्स एविडेंस। ये फ्रेंड्स एक केस था अनीता सुरेश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। इस केस में जो कंप्लेनेंट थी उसको ₹50,000 का फाइन इस केस में लग चुका है, ठीक है। ये केस आपको दिखाता है कि इसमें कंप्लेनेंट को भी सज़ा मिलती है। आगे आते हैं। अब इतना सब हमने सब कुछ देख लिया फ्रेंड कि अगर आपने ये सब कुछ देख लिया कि क्या होता है सेक्सुअल हरासमेंट, अगर आप कोई करता है तो वुमेन को क्या रेमेडी है, किस तरह से वो आगे बढ़ेगी। तो लेकिन सबसे मेन चीज़ हमने जानना है कि सेक्सुअल हरासमेंट होता क्या है। अब सेक्सुअल हरासमेंट इस एक्ट में उसका डेफिनेशन भी दिया हुआ है, लेकिन हम उतना डिटेल में नहीं बात करेंगे क्योंकि एक्ट के बारे में हम ज़्यादा नहीं पढ़ सकते हैं, काफ़ी लेंदी हो जाएगा टॉपिक। तो सबसे पहले सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में जानते हैं कि कोई भी फिजिकल कॉन्टैक्ट, ठीक है, कोई भी फिजिकल कॉन्टैक्ट एंड एडवांसेस, डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर्स, किसी से आप सेक्सुअल फेवर की डिमांड करते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं। सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स, जो कोई ऐसी बात बोलते हैं जो कि सेक्सिस्ट है, वो इसमें आता है। पोर्नोग्राफी आप शो करते हैं किसी को बिना उसके विल के, बिना उसके मन के। फिर कोई भी ऐसा अनवेलकम्ड फिजिकल वर्बल कंडक्ट और सेक्सुअल नेचर का करते हैं तो आप मतलब सेक्सुअल हरासमेंट ये माना जाता है। आगे आते हैं। अब फ्रेंड्स इसमें एक दो चीज़ें और है, जैसे इंटरनल कमिटी है या फिर कोर्ट्स में भी जाते हैं मामला कई बार, तो इसमें कुछ गाइडलाइंस ऐसे हैं कि किस तरह से इन केसेस को डील किया जाएगा। तो एक चीज़ तो आपको सब लोगों को पता होगा फ्रेंड कि विक्टिम की आइडेंटिटी को रिवील नहीं किया जा सकता है। सेक्सुअल ऑफेंसेस के केसेज में विक्टिम की आइडेंटिटी को रिवील नहीं किया जा सकता है। तो इसमें एक गाइडलाइंस है जीएस पटेल गाइडलाइंस। तो फ्रेंड्स जीएस पटेल जो थे ये जस्टिस जीएस पटेल बॉम्बे हाई कोर्ट के जज थे, तो इन्होंने एक गाइडलाइंस जारी किया। वो गाइडलाइंस का पर्पस क्या था? टू प्रोटेक्ट द आइडेंटिटी ऑफ पार्टीज़ अंडर पोस एक्ट। ये आइडेंटिटी ऑफ पार्टीज़ को प्रोटेक्ट करने का था, ये सिर्फ विक्टिम को प्रोटेक्ट करने का नहीं था। जैसे किसी पे आरोप लगा कि उसने इसका सेक्सुअल हरासमेंट किसी लेडी का किया है, तो यहाँ पे आइडेंटिटी दोनों को प्रोटेक्ट करना है, दोनों की आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करना है, ना कि सिर्फ महिला की, क्योंकि अगर ये आरोप झूठा साबित होता है तो उसकी लाइफ भी बर्बाद होगी। तो ये एक था। अब इसमें क्या क्या गाइडलाइंस में था कि कोई भी नेम या फिर कोई ऐसा पर्सनली आइडेंटिफिएबल इंफॉर्मेशन जिससे कि वो आइडेंटिफाई हो जाए कि ये बंदा कौन है पार्टीज़ के रिगार्डिंग, वो कहीं भी कोर्ट ऑर्डर में मेंशन नहीं रहेगा। ऑर्डर और जजमेंट वो कोई अपलोड नहीं होगा, ये प्राइवेट में डिलीवर दिए जाएंगे जो पार्टीज़ होंगे उनको। दोनों साइड है, पार्टी और एडवोकेट है, उनको प्रोहिबिट किया गया है कि कोई भी ऑर्डर और जजमेंट या उसका कोई भी कंटेंट मीडिया को नहीं देंगे। और विटनेस भी जो हैं उनको भी साइन किया जाएगा नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट्स। अगर इसके बावजूद भी मामला अगर मीडिया तक पहुंचता है या फिर आइडेंटिटी रिवील होती है
तो ये कोई भी ब्रीच इसका है जो कि इस गाइडलाइंस का ब्रीच, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। ठीक है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में क्रिमिनल ऑफेंस है, आप उनको सज़ा मिलेगी। एक और चीज़ है, यहाँ पे एक सी बॉक्स है। ठीक है, जो हमारी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री हैं, उन्होंने लॉन्च किया है सी बॉक्स। ठीक है, सी बॉक्स मतलब सेक्सुअल हरासमेंट कंप्लेंट पोर्टल। ठीक है, सेक्सुअल हरासमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स। अब यहाँ पे क्या है कि कोई भी जो वुमेन है जिसके साथ ऐसा गलत हो रहा है, सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है, तो यहाँ पे वो क्या करेगी, इसमें भी कंप्लेंट फाइल कर सकती है। ई बॉक्स में इंटरनेट का लिंक होगा, उस पर भी कंप्लेंट फाइल किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, एक दो चीज़ और बात कर लेते हैं हम, कि जब हम विशाखा गाइडलाइंस जब आया था, तो विशाखा गाइडलाइंस के पहले क्या स्थिति थी उसके बारे में अगर हम समझते हैं, तो विशाखा गाइडलाइंस के पहले ऐसा कोई कानून नहीं था स्पेशल जो कि सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ द वुमेन एट वर्क प्लेस को प्रिवेंट करता हो या फिर उसके रिमेडी के रूप में हो। ठीक है, तो उस समय हमारे पास सिर्फ दो ऑप्शन थे, एक था सेक्शन 354 और सेक्शन 509। अब सेक्शन 354 जो है, असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विद इंटेंट टू आउटरेज हर मोडेस्टी। ठीक है, और सेक्शन 509 वर्ड गेस्चर। ठीक है, और एक्ट इंटेंडेड टू इंसल्ट द मोडेस्टी ऑफ ए वुमेन। अब इसके पहले अगर किसी भी वुमेन के साथ 1997 विशाखा गाइडलाइंस के पहले अगर कोई भी केस ऐसा आता, किसी भी वुमेन का सेक्सुअल हरासमेंट उसके वर्क प्लेस पे होता, तो वो उसके पास ऑप्शन था 354 एंड 509। ठीक है, तो सेक्शन 354 का एक लीडिंग केस है फ्रेंड्स, रूपम देओल बजाज वर्सेस कंवरपाल सिंह गिल। ठीक है, ये एक केस है। तो केपीएस गिल का जो आप लोगों ने नाम सुना होगा, उन पे आरोप था कि एक लेडी आईएएस ऑफिसर को उन्होंने सेक्सुअली हरास किया था, तो बाद में उनको कन्विक्ट भी किया गया था। तो ये काफ़ी लीडिंग केस है, और इस लीडिंग केस में आउटरेजिंग ऑफ मोडेस्टी जो वर्ड आता है इसमें, उसको सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया था। ठीक है, ये कंप्लीट विशाखा गाइडलाइंस का फ्रेंड्स था कि अगर आप किसी औरत के साथ सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है, आपके जानने वाली औरतों के साथ हो रहा है, तो आप उनको ये सलाह दे सकते हैं, वो रेमेडी अपना प्राप्त कर सकती हैं। क्योंकि अगर आप काफ़ी अच्छे पोजीशन पे कोई लड़की है जो कि अच्छे पोजीशन पे काम कर रही है, उनको तो हो सकता है इसके बारे में पता हो, लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में या फिर किसी छोटी मोटी कंपनी में बहुत सारी औरतें होती हैं जिनको इन सब के बारे में पता नहीं होता है, तो वो इनके खिलाफ आवाज़ उठा नहीं सकती है। अगर उनके खिलाफ कोई सेक्सुअल हरासमेंट का एक्ट हो रहा है तो वो आवाज़ उठा सकती हैं। ये वीडियो अगर आपको लगता है, अगर खुद आप वुमेन हैं तो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आप कोई मेल हैं फिर भी वुमेन एम्पावरमेंट आप जानना चाहते हैं, कि मतलब आप चाहते हैं कि वुमेन एम्पावर्ड हों, वुमेन एम्पावरमेंट बढ़े, वो अपने खिलाफ हो रहे सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस को हैंडल करें, उनसे समझौता ना करें, तो आप उनके साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।